जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों को अध्ययन एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज सीडीपी का एक नया टॉपिक है सृजनात्मकता। दोस्तों ईपीटेट में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों। तो सृजनात्मकता होती क्या है? इसका दूसरा नाम दोस्तों रचनात्मकता भी इसे कहते हैं, रचनात्मकता। तो दोस्तों सृजनात्मकता या रचनात्मकता एक ही बात है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ की अगर बात करें दोस्तों तो नव निर्माण करने की जो योग्यता होती है उसे हम कहते हैं सृजनात्मकता। नव निर्माण करने की योग्यता, या तो दोस्तों आप नया उत्पाद करो या नई सोच उत्पन्न करो या नया आविष्कार करो दोस्तों, तो उसमें सृजनशीलता अनिवार्य रूप से होती है दोस्तों अगर बात करें, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तथा दूसरों से हटकर हो, इसे सृजनशीलता कहते हैं दोस्तों यदि कोई विचार या कोई उत्पाद नवीन हो दोस्तों और दूसरों से हटकर हो लेकिन समाज के उपयोग में होना चाहिए दोस्तों, वो कार्य आपका सृजनशील कार्य कहलाएगा। जैसे दोस्तों मौलिकता का मतलब दोस्तों होता है नवीन सोच, इसका उपयोग होना चाहिए दोस्तों। मौलिकता को नवीनता या नवनीयता कहते हैं दोस्तों, इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। ऐसा कार्य जिसका उपयोग हो दोस्तों, दूसरों से हटकर हो लेकिन उपयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता कहते हैं दोस्तों। सृजनात्मकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु की खोज या सृजन से संबंधित होती है, या किसी वस्तु की खोज हो सकती है दोस्तों या सृजन से संबंधित होती है, उसे हम क्या, उसको बताती है सृजनशीलता या सृजनात्मकता। दोस्तों सृजनशीलता के तत्व की बात करें या सृजनात्मकता के तत्व की बात करें तो नंबर 1 जो तत्व है दोस्तों वो धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह का मतलब दोस्तों ये होता है कि खुली अभिव्यक्ति। आप किसी प्रश्न का जवाब कितनी तेज़ी से दे सकते हो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? धारा प्रवाह कहते हैं। लचीलापन, किसी समस्या का समाधान आप कितने विविध तरीक़ों से कर सकते हो दोस्तों, इसे हम कहते हैं लचीलापन। मौलिकता दोस्तों नवीन सोच है, नया आविष्कार, इसे मौलिकता कहते हैं दोस्तों। विस्तार का मतलब होता है दोस्तों, विस्तार मतलब व्यापक। अब कितनी व्यापक से किसी कहानी को किसी प्रश्न का जवाब देते हो दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्तारण कह सकते हैं दोस्तों, या विस्तारता कहते हैं दोस्तों। मौलिकता के अन्य नाम हैं, जैसे मौलिकता को विधेयकता कह सकते हैं, उत्पादकता कह सकते हैं दोस्तों, और नवीनता कह सकते हैं दोस्तों। तो इसे आप सृजनशीलता के तत्व याद रखोगे दोस्तों। ये तत्व ईपीटेट में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे बात करें दोस्तों, मौलिकता क्या होती है? जब कोई व्यक्ति नया आविष्कार दूसरों से हटकर और समाज के उपयोग में करता है तो इसे मौलिकता कहते हैं दोस्तों मनोविज्ञान की कुछ परिभाषा हैं जो सृजनशीलता में दी हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों क्रो एंड क्रो की जी। मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या है दोस्तों? सृजनशीलता है। ये बात की है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। जेम्स ड्रेवन ने कहा है दोस्तों, मौलिकता नवीन उत्पाद में अनिवार्य रूप से होती है दोस्तों। मौलिकता नवीन उत्पाद में अनिवार्य रूप से होती है, जो जेम्स ड्रेवन ने कहा था दोस्तों। और क्रो एंड क्रो ने कहा था कि मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया सृजनशीलता होती है दोस्तों। ये दो परिभाषा हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ईपीटेट के लिए, इसे आप याद रखना दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों सृजनशीलता की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सृजनशीलता की विशेषता क्या होती हैं? तो सृजनशीलता अर्जित व जन्मजात दोनों होती है दोस्तों। हम सृजनशीलता को अर्जित भी कर सकते हैं दोस्तों, और जन्मजात भी पाई जाती है ये। सृजनशीलता में बुद्धि का समान स्तर होता है दोस्तों। अगले देखें दोस्तों, तो बुद्धि का सृजनशीलता का जो संबंध होता है वो धनात्मक संबंध होता है दोस्तों, लेकिन शैक्षिक उपलब्धि का संबंध नकारात्मक होता है दोस्तों। क्यों नकारात्मक होता है दोस्तों? ज़रूरी नहीं है कि एक बालक है दोस्तों, ये एक बालक है पढ़ने में दोस्तों ये क्या है, कमज़ोर है, लेकिन ये नए नए आविष्कार कर लेता है दोस्तों। तो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो इसीलिए शैक्षिक उपलब्धि में इसका क्या संबंध है दोस्तों? नकारात्मक संबंध है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बच्चा पढ़ने में तेज़ हो तभी सृजनशील हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चा पढ़ने में भी कमज़ोर है लेकिन वो सृजनशील है, वो कार्य आविष्कार नए नए कर रहा है दोस्तों। तो इसीलिए शैक्षिक उपलब्धि में इसका संबंध नकारात्मक पाया जाता है दोस्तों, और बुद्धि में इसका संबंध सकारात्मक पाया जाता है या धनात्मक पाया जाता है। सृजनशीलता का संबंध जो होता है दोस्तों अपसारी चिंतन से होता है,
इसे आप याद रखोगे दोस्तों। लेकिन अभिसारी जो चिंतन होता है उसे तार्किक चिंतन कहते हैं दोस्तों। अभिसारी का जो संबंध होता है वो सृजनशीलता से होता है। सृजनशीलता में लिंग विभेद का कोई प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। अगर बात करें नवीन उपयोग, और जो नवीन में क्या होता है दोस्तों, नवीन उत्पाद अमूर्त भी हो सकते हैं, मूर्त भी हो सकते हैं, शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं। उनका क्या होना चाहिए दोस्तों, उपयोग होना चाहिए दोस्तों। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है, सभी प्राणी में पाई जाती है अगर देखा जाए तो। आगे देखें दोस्तों, सृजनशील जो बालक होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, आगे की सोचते हैं दोस्तों। ये बच्चे जो होते हैं जिज्ञासवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं दोस्तों, कल्पनाशील होते हैं, उत्साही होते हैं, गतिशीलता वाले होते हैं बच्चे। ये आशावादी सोच वाले होते हैं, साहसी होते हैं दोस्तों। साहसी किसी कार्य को दृढ़ता से करते हैं दोस्तों, अपना समझ के करते हैं ये बालक। ऐसे बालक होते हैं दोस्तों ये सृजनशील बालक। बात करें दोस्तों, सृजनशीलता का जो संप्रत्यय था दोस्तों वो फ्रांसिस गाल्टन लेके आए, या इन्हें जनक भी कहा जाता है। सृजनशीलता का दोस्तों जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को दोस्तों। अगर बात करें सृजनशीलता का व बुद्धि का क्या संबंध होता है दोस्तों, एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धिमान दोनों हो सकता है दोस्तों। इस पॉइंट को आप याद करना दोस्तों। एक व्यक्ति सृजनशील व बुद्धिमान दोनों हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा सृजनशील हो और बुद्धि में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सृजनशीलता का बुद्धि में सकारात्मक संबंध पाया जाता है दोस्तों, और एक विशेष मात्रा में बुद्धि का होना आवश्यक जरूरी है दोस्तों। बुद्धि का समान स्तर होना सृजनशीलता में आवश्यक है। सृजनशीलता के आगे दोस्तों देखें तो सृजनशीलता जन्मजात अर्जित दोनों होती है। सृजनशीलता का बालक समान औसत से बुद्धि होनी चाहिए दोस्तों। 110 से 120 तक होनी चाहिए समानता बुद्धि। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होता है दोस्तों। सृजनात्मकता का विकास बाल अवस्था से शुरू होता है दोस्तों, 30 अवस्था तक उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। सृजनशीलता सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता का परिणाम प्रक्रिया व परिणाम दोनों होती है दोस्तों। लक्ष्य निर्देशांक होते हैं इसमें। सृजनशीलता मूर्त अमूर्त शाब्दिक अशाब्दिक हो सकती है दोस्तों, इसे भी आप याद रखोगे। तो ये सब पॉइंट आप याद करना दोस्तों, सभी इम्पोर्टेंट हैं। सृजनशीलता के अगर सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो सृजनशीलता का सिद्धांत का पहला जो सिद्धांत है वो सृजनात्मकता का प्राचीनतम सिद्धांत। प्राचीनतम पहले के लोग दोस्तों मानते थे कि सृजनशीलता एक गॉड गिफ्ट है। कोई बच्चा अगर कोई नया आविष्कार कर लेता था तो उसे कहते थे ये तो भगवान की देन है दोस्तों। तो ये पहला जो सिद्धांत है वो सृजनात्मकता का प्राचीनतम सिद्धांत है दोस्तों। अगला सिद्धांत है सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत, कि सृजनशीलता जन्मजात से ही पाई जाती है दोस्तों। अगला सिद्धांत है वातावरणीय जनित सिद्धांत। अगला सिद्धांत है दोस्तों प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। इसमें जो होता है दोस्तों, बायां गोलार्ध जो होता है वो तार्किक चिंतन होता है, लेकिन दायां गोलार्ध जो होता है दोस्तों वो सृजनशील होता है। स्वप्रेरणा का सिद्धांत दोस्तों, अगला सिद्धांत है स्वप्रेरणा का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो सिग्मंड फ्रायड ने दिया था दोस्तों। 3 मन बताए थे इन्होंने, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसे भी आप याद रखोगे दोस्तों। सृजनात्मकता का परीक्षण की बात करें दोस्तों, तो सृजनात्मकता के परीक्षण, पहला जो परीक्षण है गिलफोर्ड और मैरीफोर्ड का कॉलेज विद्यार्थियों का सृजनशील परीक्षण। इसमें दोस्तों इन्होंने मौलिक तत्व लिए थे, जैसे धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, संवेदनशीलता। ये तत्व बच्चे के अंदर इन्होंने एक कॉलेज में गए थे दोस्तों ये, और इन्होंने सभी बच्चों के अंदर धारा प्रवाह देखी कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से जवाब दे रहा था, इसके अंदर सृजनशीलता है कि नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया था, सृजनशीलता का मापन किया था दोस्तों। दूसरा जो परीक्षण है दोस्तों, जो भारत में किया गया था, पासी का सृजनशील परीक्षण। ये परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हैं दोस्तों। वारकर मेहंदी का परीक्षण भी शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।